नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी की इस एप्लीकेशन में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों अपनी क्लास चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ रहे थे, अनुबंध अधिनियम 1872 को। अपन जो है धारा 10 के तहत जो है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण तत्व देख रहे थे। लास्ट क्लास में जो है अपन ने स्वतंत्र सहमति के बारे में पढ़ लिया था, जो है जिसे मैंने आपको बता दिया था कि स्वतंत्र सहमति क्या होती है, जो कि आपके मानसिक दबाव, शारीरिक धोखे, भ्रम, कपट आदि के तहत नहीं होनी चाहिए। अगर उन तत्वों से कोई प्रभावित होती है तो वो सहमति फिर स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। मैंने आपको उसमें धारा 14 के तहत आपको पता है स्वतंत्र सहमति का उल्लेख है और धारा 13 में सहमति का उल्लेख है ना। अब अपन आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, आगे अपन बात करते हैं वैधानिक प्रतिफल की बात करते हैं विद्यार्थियों। वैसे आपको पता है कि प्रतिफल के बारे में जो है आपको मैंने धारा 2 के डी में बताया था कि धारा 2D में जो है प्रतिफल के बारे में बताया गया है। प्रतिफल क्या होता है मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों उसमें क्लास में। यदि आपको ध्यान में नहीं है तो उस क्लास को आप देख लें विद्यार्थी। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था बिना प्रतिफल के जो है अनुबंध है वो क्या होता है, ठहराव होते हैं, वो सब सामान्यतः क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, यानी प्रतिफल का होना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये लिख देते हैं अपने वैध अनुबंध के लिए, वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका जो ठहराव है अनुबंध का रूप तभी लेगा जब उसके अंदर प्रतिफल का तत्व क्या होगा, निहित होगा। यानी कि वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य है। और प्रतिफल भी कैसा होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए, कानूनी प्रतिफल, वैधानिक प्रतिफल। यानी कि अपन लिख सकते हैं वैध अनुबंध के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना अनिवार्य है विद्यार्थियों। बिना प्रतिफल के जो ठहराव है सामान्यतः क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। सीधी सी बात है, बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः क्या होते हैं भाई विद्यार्थियों, व्यर्थ होते हैं। उल्लेख कहाँ है, ध्यान रखना धारा 25 है वो आपके प्रतिफल से, वैधानिक प्रतिफल से रिलेटेड है। तो बिना प्रतिफल के ठहराव है सामान्यतः व्यर्थ होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ धारा 25 के तहत आपके विद्यार्थियों प्रतिफल से क्या मतलब होता है इसके बारे में बता चुका हूँ आपको पहले। यानी कुछ के बदले कुछ, कुछ के बदले कुछ, कुछ वाली बात है ना, कुछ के बदले कुछ। इसका जो है एक मुहावरा भी है लैटिन, कई बार ये शब्द भी आ जाता है क्यूड प्रो क्यो, इसको भी ध्यान रखना। यानी कुछ के बदले कुछ, इस क्यूड प्रो क्यो का मतलब यही है, कुछ के बदले कुछ। प्रतिफल का मतलब है कि आपने कुछ दिया है, बदले में आपको कुछ मिला है, वही आपका प्रतिफल का काम कर रहा है। ये एक आपका लैटिन मुहावरा है, इसको आप क्या रखें विद्यार्थियों, ध्यान में रखें। आजकल एग्जामिनर है इसको पूछने लगे हैं तो ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है, आपके प्रतिफल से रिलेटेड है विद्यार्थियों। प्रतिफल क्या होता है, कुछ के बदले कुछ, यानी आपने जो वचनों का आदान प्रदान किया है, बदले में सामने वाले ने वचन दिया है, वो वचन ही आपके लिए क्या है, प्रतिफल का क्या कर रहा है, काम कर रहा है विद्यार्थियों जो है नॉर्मली ध्यान रखना, प्रतिफल बिना प्रतिफल के ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। मैंने यहाँ सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ अपवादजनक परिस्थितियाँ होती है जिनमें बिना प्रतिफल के ठहराव भी क्या होते हैं, वैध होते हैं। उन परिस्थितियों की आगे अपन चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना बिना प्रतिफल के ठहराव क्या होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। प्रतिफल क्या होता है विद्यार्थियों, जो आपने वचन दी है किसी काम को करने का, नहीं करने का, या कोई वस्तु हो सकता है, कोई काम हो सकता है ना, वो क्या है, आपका वचन ही क्या है, आपका प्रतिफल का काम करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था विद्यार्थियों। यानी कि प्रतिफल कोई वस्तु हो सकती है, कोई कार्य हो सकता है, कार्य से दूर रहने का वचन हो सकता है, भाई मैं ये काम तुम्हारे इसके बदले में ये काम नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, कार्य से दूर रहने का वचन हो सकता है। जो कि किसको मिलता है, जो कि वचनदाता को, यानी जो प्रस्तावक है, जो कि वचनदाता को वचन ग्रहीता से क्या होता है, प्राप्त होता है।
ये किसका काम करता है भाई? प्रतिफल काम जो है आपका कोई वस्तु हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, कार्य से दूर रहने का वचन हो सकता है, यानी कि जो किसको मिलता है? वचनदाता को मिलता है। किससे मिलता है? वचन ग्रहीता से प्राप्त होता है। वचनदाता को वचन ग्रहीता से प्राप्त होता है। जो आपके वचनदाता ने वचन दिया, उसके बदले जो वचन ग्रहीता ने वचन दिया है, वो वचनों का आपस में आदान प्रदान क्या काम कर रहा है? प्रतिफल का काम कर रहा है। यानी कि प्रतिफल क्या है भाई? वचन ग्रहीता द्वारा जो है वचनदाता के वचन का मूल्य है। यानी कि प्रतिफल जो है, प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता के वचन का क्या है भाई? मूल्य है। वही आपका क्या है भाई? प्रतिफल का काम कर रहा है। विद्यार्थियों मैंने यहाँ बताया था कि आपको जैसे ये एक लड़का है और ये एक कन्या है। विद्यार्थियों मान लो कि ये जो लड़का है, इस लड़की को कहता है कि जो तू मेरे से शादी करेगी, या मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। बदले में ये लड़की भी कहती है, जैसे ये वचनदाता है, प्रस्तावक है, और ये आपकी जो है वचन ग्रहीता है। ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। इसने इसको प्रस्ताव रखा है, इसने वचन दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और ये लड़के बदले में कहते हैं ठीक है मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी। तो इसने भी वचन दिया है, इसके वचन के बदले ये दोनों का वचन ही किसका काम कर रहा है विद्यार्थियों? प्रतिफल का काम करता है। यानी कि देखो कोई कार्य हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कार्य से दूर रहने का वचन भी हो सकता है प्रतिफल के। जैसे कि मैं मान लो आपको 500 रुपये, किसी ने इसने लड़के ने लड़की को 500 रुपये दिए और कहा कि जो तो है मुझ पर मुकदमा दर्ज मत करना। तो मुकदमा दर्ज नहीं करने के एवज में इसने क्या दिए? 500 रुपये दिए। तो प्रतिफल का काम कर रही, इसने क्या वचन दिया है? मैं मुकदमा नहीं करूंगी। सीधी सी बात है। तो ये सब क्या है? काम करने का कोई वस्तु हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, कार्य से दूर रहने का वचन हो सकता है। ये सब किसका काम करता है? प्रतिफल का काम करता है। ये आपके क्या हो सकता है? प्रतिफल है, नगद भी हो सकता है या किसी भी अन्य रूप में हो सकता है। यानी कि प्रतिफल जो है, प्रतिफल आपके नगद या किसी अन्य रूप में हो सकता है। यानी कि आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं, कोई वस्तु आप खरीदते हैं, तो वहाँ पर सामने वाला आपको क्या देता है भाई? वस्तु देता है, आप क्या चुकाते हैं? मूल्य चुकाते हैं। तो ये किसका काम कर रहा है? मूल्य, प्रतिफल का काम कर रहा है। बदले में वस्तु किसका काम कर रही है? प्रतिफल का काम कर रही है। यानी कि वस्तु के बदले आपने मूल्य चुकाया है। यानी कि प्रतिफल है, नगद या किसी अन्य रूप में हो सकता है, जिसका मुद्रा में क्या किया जा सकता है भाई? मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थियों एक चीज मैंने आपको पीछे कक्षा में बताई थी कि जो प्रतिफल है, प्रतिफल होना अनिवार्य है, लेकिन प्रतिफल का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। तो ध्यान रखना, यानी कि प्रतिफल होना अनिवार्य है, प्रतिफल क्या है? होना जरूरी है। प्रतिफल होना अनिवार्य है, परंतु इसका पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, प्रतिफल होना जरूरी है लेकिन पर्याप्त प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है। मान लो मेरे पास फॉर्च्यूनर कार है, ठीक है, मैं आपको बेच रहा हूँ कार, उस कार की वैल्यू 10 लाख है, पर मेरी इच्छा है, मेरी कार है, मैं बेचना उसको 1000 रुपये में बेचूं। भाई मैं 1000 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे को कौन मना करने वाला? कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन प्रतिफल हो रहा है 1000 रुपये, ठीक है, लेकिन प्रतिफल पर्याप्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो भी वो अनुबंध क्या है? वैध है, क्योंकि मैंने जो है कार बेचने का किसी के साथ 1000 रुपये में ठहराव किया, तो कैसा है? वैध अनुबंध है, क्योंकि प्रतिफल है होना अनिवार्य, लेकिन उसका पर्याप्त होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई ये कार तो जो है इतनी महंगी, आपने इतनी सस्ती कैसे बेच दी? मेरी कार है, मर्जी है उतने में बेचूँ। सामने दुकान वाला आपको सामान आप देखते हैं किसी को 100 रुपये में देता है, वही आपका अगर जानकार वो आपको 20 रुपये में दे देता है, उसकी वैल्यू से भी कम में दे देता है,
देता है। तो सीधी सी बात है, प्रतिफल होना जरूरी है, लेकिन प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। तो विद्यार्थियों, जो प्रतिफल होता है इसके बारे में और बात करें तो किसी एक पक्षकार को तो प्रतिफल के लिए क्या है, किसी एक पक्षकार के लिए प्रतिफल किसका काम करता है, त्याग का काम करता है। उसे हो सकता है प्रतिफल है उसके किसका काम कर रहा है, त्याग का काम कर सकता है ना। और दूसरे पक्षकार को क्या हो सकता है, वो लाभ के रूप में भी काम कर सकता है। सीधी सी बात है। आगे नोट कर लेते हैं अपने इन चीज़ों को। तो जो प्रतिफल है, प्रतिफल से किसी एक पक्षकार का क्या हो सकता है भाई, त्याग के रूप में हो सकता है, त्याग के रूप में हो सकता है, उसके अहित के रूप में हो सकता है ना, हानि के रूप में हो सकता है, त्याग के रूप में हो सकता है। लेकिन दूसरे पक्षकार के लिए क्या हो सकता है, दूसरे पक्षकार के लिए क्या हो सकता है, अधिकार हो सकता है, अधिकार के रूप में हो सकता है, लाभ के रूप में हो सकता है, हित के रूप में हो सकता है। यानी कि किसी एक पक्षकार के लिए यदि वो त्याग का काम कर रहा है, अहित हानि का काम कर रहा है प्रतिफल, तो दूसरे पक्षकार के लिए वो अधिकार का काम कर रहा है, त्याग जो है आपके हित का काम कर रहा है, लाभों का काम कर सकता है आपका जो है प्रतिफल है विद्यार्थियों। यानी कि मान लो कि आपने जो है मान लो ये लड़का जाता है, ये लड़की है, ये लड़का है, इस लड़की की जो है दुकान है मान लो, ठीक है। और ये लड़का जो है सुंदर दिखने के लिए मान लो यहाँ से जो है फेयर एंड हैंडसम की क्रीम लेकर के आता है ना, इससे क्रीम लेकर के आता है या लड़का इस लड़की की दुकान पे। तो ये जो लड़का है ये इसको क्या चुका रहा है भाई, मूल्य चुका रहा है, 100 रुपये चुका रहा है। कितने रुपये चुका रहा है, 100 रुपये चुका रहा है। बदले में क्या ले रहा है, फेयर एंड हैंडसम ले रहा है। तो इस लड़के के लिए, इस पक्षकार के लिए क्या है, वो अधिकार है क्या लेने का, फेयर एंड हैंडसम लेने का। और लेकिन ये त्याग किसका कर रहा है, मूल्य का त्याग कर रहा है ना। तो एक पक्षकार के लिए जो है मूल्य का त्याग हो सकता है, अहित हो सकता है, हानि हो सकता है। दूसरे पक्षकार के लिए क्या हो सकता है, अधिकार लाभित। इधर भी ये लड़की भी क्या कर रही है, त्याग कर रही है। किस चीज़ का त्याग कर रही है भाई, फेयर एंड हैंडसम का त्याग कर रही है। और अधिकार किस चीज़ का, इसको आपके जो है मूल्य लेने का अधिकार है, जो उसके लिए लाभों का काम कर रहा है, हित का काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, एक पक्षकार के लिए अलग रोल, एक पक्षकार के अलग रोल, ये आपके प्रतिफल जो है आपके वर्क करता है विद्यार्थियों। तो अब आप समझ गए होंगे, प्रतिफल है जो आपके कुछ के बदले कुछ, सीधी सी बात है, कुछ के बदले कुछ प्रतिफल। वैसे इतना ध्यान रखना, कुछ के बदले कुछ, यानी कि एक चीज़ आपने दी, यानी किसी को आपने थप्पड़ मारा, उसने बदले में आपको थप्पड़ मारा, ये किसका काम कर रहा है, प्रतिफल का काम कर रहा है। आपने थप्पड़ मारा, उसने आपके चूंगटी लगाई ना, वो भी प्रतिफल का ही काम कर रही है विद्यार्थियों। तो सीधी सी बात है, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है जो है प्रतिफल से रिलेटेड। और प्रतिफल है वो आपका, मैंने आपको बताया जो प्रतिफल क्या हो सकता है, प्रतिफल जो है आपके क्या हो सकता है भाई, प्रतिफल है भूतकालीन हो सकता है, वर्तमान में हो सकता है, भावी हो सकता है। इसके बारे में पीछे आपको बता चुका हूं कि जो प्रतिफल है, मैंने आपको बताया था किसी के जो है पर्स गुम हो गया सपोज डेट, और वो कहता है कि जो मुझे पर्स ला करके देगा उसे मैं जो है 1000 रुपये दूंगा। 10 दिन बाद पर्स आता है, तो कैसा प्रतिफल आपका, भूतकालीन में आपने जो है प्रतिफल उसको चुकाया है ना। वर्तमान में जो है आपने मान लो दुकान के सामान खरीदा, बदले में रुपये चुकाए, वर्तमान प्रतिफल है। तो आपका प्रतिफल भूतकालीन हो सकता है, वर्तमान हो सकता है, भावी प्रतिफल हो सकता है, फ्यूचर का भी आप जो है प्रतिफल दे सकते हैं। तो प्रतिफल जो है आपके ध्यान रखना, भूतकालीन हो सकता है, वर्तमान हो सकता है, भावी हो सकता है। प्रतिफल है वो आपका क्या होना चाहिए भाई, कानून के अंतर्गत होना चाहिए, विधिपूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए।
प्रतिफल क्या होना चाहिए, विधिपूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए, और जिसका क्या किया जाना चाहिए, मुद्रा में मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि प्रतिफल क्या होना चाहिए, अभी मैंने पीछे बता दिया, लेकिन आप और भी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रतिफल विधिपूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, मुद्रा में मूल्यांकन योग्य होना चाहिए। यानी विधिपूर्ण से मतलब है कि प्रतिफल जो है कानून के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप जो है किसी चीज़ को, जो चीज़ें अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है, वो चीज़ें प्रतिफल के रूप में दें। मान लो आपने इससे जो है, लड़की से जो है, मान लो दुकान से कोई सामान खरीदा और बदले में अपने बेटे को दे दिया, है ना, तो वो प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो फिर वो आपका क्या है, जो है आपका विधिपूर्ण नहीं है, कानून सम्मत प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल है मुद्रा में मूल्यांकन योग्य होना चाहिए, सीधी सी बात, इस बात को आप ध्यान रखना। यानी कि प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जिनसे हो सकता है कि आप इस लड़की को जो है, आप अपना जो है घरेलू कोई सामान दे सकते हैं जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। वो किसका काम करेगा, प्रतिफल का काम करेगा। मान लो आपने जो है इस लड़की से जो है फेयर एंड हैंडसम ली और बदले में जो है फेयर एंड लवली उसको दे दीजिए। आपके घर पे पड़ी थी, आप पहले भूल से किसी दुकान से फेयर एंड लवली ले आए थे, तो यहाँ ले जाकर उसको दे दी, बोले ये 120 की है तो 100 वाली दे दे मेरे को, फेयर एंड हैंडसम, सीधी सी बात है। तो ये प्रतिफल जो है आपका सही है। लेकिन आप जो है ऐसी चीज़ें जो विधि वैधानिक नहीं है, जैसे कि मान लो आपने अपने बेटे को दे दिया, घर के किसी सदस्य को जो है बेच दिया, या मान लो आपने जो है अवैध चीज़ें दे दी, तो वो फिर आपका प्रतिफल वैधानिक नहीं है। तो प्रतिफल कैसा होना चाहिए भाई, विधिपूर्ण होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, जो है आपका जो है मूल्यांकन योग्य होना चाहिए मुद्रा में। तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रतिफल का होना अनिवार्य है, पर प्रतिफल का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, एग्जामिनर इस लाइन से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी यहाँ से पूछने की बड़ी संभावना है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर वो कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मान लो सामने वाले दोनों पक्षकार संतुष्ट है, तो जरा सा भी प्रतिफल क्या बना सकता है, अनुबंध को क्या बना सकता है भाई, वैध बना सकता है। सामने वाला चाहे जितना मर्जी आए, कम राशि का प्रतिफल चुकाए, सामने वाला चाहे लाख रुपए देकर के, चाहे सामने वाला मान लो कि लाख रुपए देकर के, सामने वाला मान लो कि जो है पर्स खरीदे जो 200 रुपये का है, या लाख रुपए देकर के मान लो फेयर एंड लवली खरीदे, तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है, सामने वाले दोनों पार्टीज क्या है, राजी है, पक्षकार आपने संतुष्ट है, तो जरा सा प्रतिफल भी क्या बना सकता है, अनुबंध को क्या बना सकता है, वैध बना सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रतिफल का होना अनिवार्य है, परंतु प्रतिफल का जो है पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। तो विद्यार्थियों इस बात को आप जो है ध्यान रखना। इसके अलावा आगे चीज़ों पे चर्चा करते हैं, अपने प्रतिफल से रिलेटेड ही कुछ बातें और कर लेते हैं विद्यार्थियों। अब देखो, अभी विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि जो है कि प्रतिफल जो है बिना प्रतिफल के ठहराव जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। लेकिन मैंने सामान्यतः शब्द इसलिए यूज किया कि कुछ अपवादजनक परिस्थितियां भी होती है जिनके कारण, जिनमें क्या होता है, बिना प्रतिफल के भी जो है आपका जो है अनुबंध है वो क्या बन जाता है, वैध बन जाता है। तो मैं उन कुछ अपवादजनक परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। यानी उन कंडीशन की बात कर रहा हूं जिनमें बिना प्रतिफल के जो है आपका अनुबंध वैध बनता है, यानी जहां पर जो है प्रतिफल का नियम लागू नहीं होता है, जहां पर है प्रतिफल अगर नहीं है ना, तो भी वो अनुबंध क्या होगा, आपका वैध होगा। कब, तो बात कर लेते हैं नंबर 1 पे। ठहराव आपने किया है स्वाभाविक प्रेम व सन्य से प्रेरित किया हो, यानी आपने जो है प्रेम व सन्य पूर्व कोई ठहराव किया है जो आपके भाई भाई में हो सकता है ना, पिता पुत्र में हो सकता है। तो इस प्रकार जो आपने प्रेम पूर्वक जो ठहराव किया है उसमें प्रतिफल का होना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि बिना प्रतिफल के भी जो है आपका क्या होगा,
अनुबंध क्या होगा? वेद होगा। सीधी सी बात है। अगर मान लो कोई, ये मान लो कि राम और श्याम दो भाई है, मान लो कि ये राम है और ये श्याम है, ये मान लो राम है और ये श्याम है, जो दो भाई हैं, ठीक है भाई। इन दोनों के जो है ये पिताजी हैं जिनका नाम मोहन है, इन दोनों के ये क्या है? पिताजी। सीधी सी बात है, पिताजी है। हो गया बात। पिताजी ने जमीन है वो सारी किसके नाम कर दी? राम के नाम कर दी। श्याम के नाम जो है जमीन कुछ भी नहीं दी, अपने सारी घर जमीन जायदाद है किसके नाम कर दी भाई? राम के नाम कर दी, यानी श्याम को कुछ भी नहीं मिला। अब देखो सीधी सी बात है, पिताजी तो चले गए जमीन नाम करके। अब वही श्याम है, ये राम से क्या करता है? झगड़ा करता है और मुकदमा दर्ज करता है। सीधी सी बात है, वाद दायर करता है कि भाई मेरे को ज़मीन दे, आधा हिस्सा मेरे को दे, आधा हिस्सा दे। मुकदमा जाता है, न्यायालय देखता है और न्यायालय इसको क्या कर देता है? खारिज कर देता है। क्या कर देता है? मुकदमे को क्या कर देता है? क्या कर दिया? खारिज कर दिया। बोले भाई तुम्हारे पिताजी की ज़मीन थी, तुम्हारे पिताजी के नाम थी ज़मीन, तुम्हारे पिताजी इस राम को अकेले को देख करके चले गए, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पता है जब भी ज़मीन का शहरों में गाँव में झगड़ा होता है तो पिताजी कहते हैं कि जो मेरा जो है सेवा चाकरी करेगा मैं सारी ज़मीन उसके नाम करके जाऊँगा। सीधी सी बात है। और ज़मीन नाम करके ये चले गए, इनकी ज़मीन थी, हक था इनके नाम से थी, अब चले गए, अब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट सीधी सी बात है खारिज कर दिया। और आपको पता है आप गांव में अगर ऐसे झगड़े देखते हो सीधी सी बात है वाद क्या होता है? खारिज ही होता है। अब खारिज कर दिया। ये वास्तविक उदाहरण है, मतलब ये कोई ऐसा बनाया गया उदाहरण नहीं, वास्तविक उदाहरण है, वाद खारिज कर दिया। ठीक है भाई, खारिज कर दिया। अब राम सोचता है यार अपना भाई है, कौन इसे झगड़ा वगड़ा करेगा, वैसे ही झगड़ा चल रहा है। वो श्याम को कहता है कि मैं जो है ज़मीन जो है आधी ज़मीन क्या कर दूंगा? तेरे को दे दूंगा, आधी ज़मीन तेरे को दे दूंगा। बाद में यहाँ से खारिज होने के बाद राम श्याम को कहता मैं तेरे को आधी ज़मीन दे दूंगा। और ये श्याम जो है इससे क्या करवा लेता है? लिखित अनुबंध करवा लेता है ना, लिखित में ये करवा लेते हैं कि राम ने कहा है कि मैं तेरे को है आधी ज़मीन दे दूंगा। अब भाई साहब श्याम कहता है आधी ज़मीन दे, राम मना कर देता है। राम क्या कर देता है? मना कर देता, नहीं देने वाला। श्याम फिर कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। और इस बार जो है कोर्ट कहता है कि भाई तुमने जो है अनुबंध किया था, श्याम के साथ बात की थी कि आधी ज़मीन तेरे को दे दूंगा, अब तेरे को ज़मीन देनी पड़ेगी। ये कौन सा है? वेद अनुबंध हो गया है, तुम्हारी बात होगी है। तो ये बोला कि भाई साहब इसमें कोई प्रतिफल का तत्व तो नहीं है। बोला ये तेरा भाई था, तूने सबाई प्रेम के से तूने सोचा कि भाई को ज़मीन दे देंगे, अब इसमें प्रतिफल की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि तो आप समझ गए, यदि ठहराव स्वाभाविक प्रेम और सहने से प्रेरित हो तो वहाँ प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है। फिर भी ठहराव जो है आपका क्या होगा? वेद होगा। वेद अनुबंध का क्या ले लेगा? रूप ले लेगा। अब श्याम को जो है राम को आधी ज़मीन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसने तो अनुबंध कर लिया, इसने इससे बात कह दी थी कि मैं तेरे को आधी ज़मीन दे दूंगा। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा यदि आपने ठहराव स्वेच्छा से किए गए कार्य की सत्य पूर्ति के लिए किया हो, अब देखो ये क्या है? स्वेच्छा की बात कर रहा है, यानी सामने वाला बंदा जो है स्वेच्छा से काम कर रहा है। हमने कहा नहीं कि भाई तू काम कर, हमने कहा कि नहीं कि भाई तू काम कर, है ना, लेकिन फिर भी सामने वाला काम कर देता है और अपन को इसको ठहराव कर देते हैं, तो फिर वो वेद अनुबंध का रूप ले लेता है। सीधी सी बात। कैसे?
देखो भाई, ये राम, ये श्याम। अब भाई राम ने जो है यहाँ पहन रखी थी घड़ी, हाथ पे कलाई पे घड़ी बांध रखी थी, ओह, और डायमंड वॉच थी, है ना, बड़ी महंगी घड़ी थी, डायमंड वॉच थी। और राम कहीं जा रहा था और उसकी घड़ी क्या होगी, खो गई भाई। घड़ी क्या होगी, खो गई, सड़क पे कहीं गिर गई। और उधर पीछे पीछे कौन जा रहा था, श्याम जा रहा था। श्याम को वो घड़ी क्या होगी, मिल गई, श्याम को वो घड़ी मिल गई। अब श्याम जो है ये घड़ी को क्या है, ला करके राम को देता है कि लो तुम्हारी घड़ी है। श्याम बड़ा खुश होता है ना, जो श्याम को घड़ी ला करके देता है तो राम बड़ा क्या होता है, खुश होता है कि मेरे को मेरी घड़ी मिल गई, डायमंड जो है वास थी वो घड़ी मिल गई। और खुशी में कह देता है कि जो है तूने काम किया है, मैं तेरे को खुश होकर के 1000 रुपये या 2000 रुपये देने का वादा करता हूँ। इसने क्या कर दिया, 2000 रुपये देने की बात कह दी। भाई तूने जो है मेरी घड़ी थी, मैं परेशान होता, तूने मेरे को ला कर दे दी। अब देखो इसने काम अपनी स्वेच्छा से किया है। राम ने थोड़ी कहा था कि मेरी घड़ी ढूंढ के लाओ तो मैं तुम्हें जो है रुपए दूंगा ना, ऐसा नहीं कहा ना। राम ने किसी के नहीं कहा ना घड़ी ढूंढ के लाओ, शाम को अपनी स्वेच्छा से ला करके दिए, शाम को मिल गई घड़ी, ला करके दे दी इसको। लेकिन राम ने अब घड़ी देने पे वादा कर दिया कि मैं बड़ा खुश होता हूँ और तेरे को खुश होकर के 2000 रुपये देने की क्या कर दी, इसने तो घोषणा कर दी। अब ऐसा ये राम थोड़े दिन बाद जी श्याम कहता ला भाई 2000 रुपये की बात हुई थी, तूने कहा था ना उस दिन 2000 रुपये दूंगा तेरे को, दे। राम बोलता कौन से 2000 रुपये, मैंने थोड़ी कहा था भाई तू काम कर, घड़ी ला करके दे। अब ये श्याम वहीं जाता है, वाद दायर करता है, तो न्यायालय फरमान सुनाता है कि भाई जो आपने जो वादा किया था ना वो वैध अनुबंध है, क्योंकि तुमने कहा था चला करके कि जो है मैं 2000 रुपये दूंगा, खुश होकर के तूने कहा था, तो लाओ भाई इसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसने बोला इसने मेरे को बदले में क्या दिया, बोला इसके अंदर जो है प्रतिफल की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये ठहराव जो है आपने स्वेच्छा से किए गए कार्य की सत्य पूर्ति के लिए क्या है कि तुमने जो है जो अपनी इच्छा से काम किया, इसके लिए जो है मैं आपको देखते कई बार आपको पर्स वगैरह मिल जाते हैं तो पर्स वगैरह ले जाके देते हैं, लोग खुशी में पर्स में उसके मान लो लाख रुपए थे तो बदले में 2000 रुपये आपको 1000 रुपये दे देता है। यह बात करे कि मैं तेरे को जो है पर्स पाकर बड़ा खुश हुआ हूँ, ये देने की बात करता हूँ, तो फिर देने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बात और करें कि जहां पर ये आपके प्रतिफल वाला जो है नियम लागू नहीं होता, यदि ठहराव काल बाधित ऋण। अब आप सोचोगे ये काल बाधित ऋण क्या होता है, देखो ये होता है अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम बेयर्ड डेब्ट। यदि ठहराव काल बाधित ऋण के भुगतान के लिए किया हो, जानते हो काल बाधित ऋण क्या होता है, टाइम बेयर्ड डेब्ट नहीं जानते, चलो मैं बताता हूं काल बाधित ऋण क्या होता है। यानी कि काल बाधित ऋण ऐसा ऋण होता है कि मान लो कि आपने किसी से लोन लिया, रुपए लिए, ठीक है, और अब आपने उसको चुकाया नहीं है, लेकिन कानूनी तौर से उसको चुकाने का टाइम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, वो अब वसूल करने योग्य नहीं है। सपोज डेट मान लो कि ये राम है, ये राम है, ये श्याम है। राम ने है ना जो श्याम से है ना 1 लाख रुपए उधार लिए। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या लिए, उधार लिए। किसने लिए, राम ने लिए, यानी राम ने जो है लोन लिया, कितने का, 1 लाख का। किससे, श्याम से। सीधी सी बात है, श्याम से क्या लिया, लोन लिया, लेकिन अभी तक उस लोन को क्या नहीं किया, इसने चुकाया नहीं, और उसको साल हो गए, 6 साल हो गए। कितने साल होगी, 6 साल होगी, 1 रुपया भी
नहीं चुकाया, अब वो लोन हो चुका है टाइम बेड डेब्ट, यानी कि काल बाधित ऋण, यानी कि अब श्याम जो है कानूनी रूप से उस ऋण को वसूल करने योग्य नहीं है। यानी अब जो है उसको जो है ऋण को वसूल करने की अवधि थी, वो समय सीमा क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है, उसका टाइम पीरियड जो है वो बीत चुका है। लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है, फिर भी श्याम रोजाना राम से रुपये मांगना चाहता है ना। सुनो इधर देखो, हाँ श्याम फिर भी क्या है, राम से रुपये मांगना था, भाई रुपये दो, 1 लाख रुपये उधार लिए थे, अब टाइम तो हो चुका है, अब इसके कानूनी कार्रवाई करना भी हाथ में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन ये श्याम जब बार बार आता है तो राम इसको कह देता है, अनुमति कर ले रहा है इसके साथ, चल यार तेरे को जो है 50,000 रुपये का भुगतान कर देंगे, और तो क्या है, 50,000 का या लाख का या आधे, जो भी इसकी इच्छा, इसने कहा भुगतान कर देंगे, बात होगी, कर देंगे, हाँ 50,000 का भुगतान कर दूंगा तेरे को, ठीक है, या बोले 70 दे दूंगा, 20 दे दूंगा, या लाख पूरे दे दूंगा यार, ब्याज ब्याज नहीं दूंगा तेरे को, दे दूंगा। अब भाई साहब ये बात कर ली, और ये श्याम 4 महीने बाद आता है, राम को बोलता है रुपये दूँ, राम बोलता है कौन सा रुपये, बोले बात हुई थी, ये जो बात है ना, ये अब वेद अनुमत का रूप ले लिया इसने किसका रूप ले लिया, वेद अनुमत का रूप ले लिया। यानी अब ये लाग, इसकी तो बात ही नहीं है लवनाली, वो तो गई क्यों, टाइम बैठ उसने, तूने कहा था ना वो मैं चुका दूंगा, अब भी कहा था ना, वो वेद अनुमत है, अब वेद अनुमत, अब ये जो है राम को ये चुकाने ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें कोई प्रतिफल नहीं था ना कि भाई किसी प्रकार, लेकिन सिर्फ ऋण चुकाने का वादा किया है, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो है क्या आपका ले लेता है, वेद अनुबंध का रूप ले लेता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इन परिस्थितियों का आप ध्यान रखना, इन परिस्थितियों में जो है बिना प्रतिफल के भी जो है आपका क्या होता है, ठहराव है वो क्या है, आपका वेद अनुबंध बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसके अलावा जो आपके निक्षेप वाले अनुबंध होते हैं, निःशुल्क निक्षेप वाले, उनमें बिना प्रतिफल के भी जो है अनुबंध क्या होता है, वेद होता है। एजेंसी के जो है होते हैं अनुबंध, वो भी क्या होते हैं, बिना प्रतिफल के भी क्या होते हैं, वेद होते हैं, यानी उनमें प्रतिफल कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर दान का अनुबंध हो, यानी कि ये बात नोट कर लेना थोड़ा सा, दान के अनुबंध, ये अनुबंध भी क्या होते हैं, बिना प्रतिफल होने के बावजूद भी क्या होते हैं, वेद होते हैं, और उनको कानूनी रूप से पूरा करवाया जा सकता है। ध्यान रखना, इसलिए कहीं पर भी अगर दान की घोषणा करते हो आप, तो वहाँ पर दान देना पड़ेगा। मान लो किसी जगह गए, आपने दान की घोषणा कर दी कि जो है मैं जो है 1 लाख रुपए यहाँ दान देने की घोषणा करता हूँ, वादा करता हूँ, बात होगी। अब सामने वाले ने आपके 1 लाख रुपए के भरोसे वहाँ काम स्टार्ट करवा दिया। मान लो आप मंदिर में गए, कहीं आपने दान कर दिया, वहाँ मंदिर उन्होंने काम चालू करा दिया कि भाई गुरुजी से 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और गुरुजी बोले ना ना, कोई प्रतिफल उन्होंने बदले मेरे को कुछ दिया थोड़ी है, ये तो मैंने अपने सेवक से ऐसा घोषणा की थी ना। इसको कानूनी रूप से क्या करवाया जा सकता है, पूरा करवाया जा सकता है, लागू होता है बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले ने उसके चक्कर में दान, उसकी कुछ आशा में, मदद में उसने कुछ वर्क कर लिया, उसने जो है खर्च कर दिया, आपको करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने ऐसे ना तो उतनी घोषणा करना जितना आप क्या कर सको, चुका सको। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं आगे। तो ये जो है वैधानिक प्रतिफल से रिलेटेड जो है बातें थी। एक वेद अनुबंध के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना भी क्या है, जरूरी है विद्यार्थी। बात करते हैं विद्यार्थियों आगे वैधानिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अनुबंध कर रहे हैं आप, तो उसके लिए उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, ठहराव का उद्देश्य का कानूनी रूप से वेद होना आवश्यक है। यानी ठहराव के उद्देश्य का क्या है, वेद होना आवश्यक है, लीगल होना जरूरी है। अब अपन को थोड़ी पता है कि कौन सा जो है उद्देश्य वेद नहीं होंगे, तो इसका उल्लेख जो आपके कॉन्ट्रैक्ट 1872 की जो धारा 23 है उसमें बताया गया है। धारा 23 में
धारा 23 में क्या बताया गया? अभी देखो धारा 25 में वैधानिक प्रतिफल पढ़ा था अपन, है ना। तो धारा 23 में क्या बताया है कि निम्न ठहरावों का उद्देश्य जो है, उद्देश्य जो है विधि विरुद्ध है, यानी कानून सम्मत नहीं है। अब देखो वेद वाले वो बताने लग जाएंगे तो फिर वेद की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। तो उन्होंने बता दिया कि जो है किन ठहरावों का उद्देश्य क्या माना जाता है, कानून सम्मत नहीं माना जाता है, जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ठहराव जो होते हैं क्या होते हैं, सीधी सी बात है, क्या होते हैं भाई, व्यर्थ होते हैं। ध्यान रखना, निम्न ठहराव का उद्देश्य विधि विरुद्ध है और वो क्या होते हैं भाई, व्यर्थ होते हैं। और आपको पता है बिना प्रतिफल के ठहराव भी व्यर्थ होते हैं, और जिन ठहराव का उद्देश्य वैधानिक नहीं है वो ठहराव भी क्या होते हैं विद्यार्थियों, व्यर्थ होते हैं। तो धारा 23 में कौन कौन सी बातें बताई गई है कि जिन ठहरावों का उद्देश्य विधि विरुद्ध है। बात करें नंबर 1, तो ऐसे ठहराव जो क्या है भाई, राज नियम द्वारा वर्जित है। जो क्या है भाई, राज नियम यानी कानून द्वारा क्या है, जिनको निषिद्ध किया गया है, जिनको मना किया गया है, जो वर्जित है कानून द्वारा, ऐसे ठहराव जो है जो राज नियम द्वारा वर्जित हैं वो आपके क्या है, सीधी सी बात है, विधि विरुद्ध है उनका उद्देश्य, यानी कि वह व्यर्थ होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, यानी कि आपने बिना लाइसेंस लिए मान लो जो है, बिना लाइसेंस लिए आपने अगर मान लो शराब का ठेका खोल लिया, बिना लाइसेंस लिए शराब का क्या करना, व्यापार करना, सीधी सी बात है क्या है भाई, विधि विरुद्ध है ना, है ना। तो इस प्रकार का जो है आपका जो है अगर उद्देश्य है तो फिर आपका जो है वैध अनुबंध में जो है आपके काउंट नहीं होगा, वैध अनुबंध नहीं बना जाएगा। इस प्रकार के ठहराव अगर कोई किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सीधी सी बात है, व्यर्थ होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, जो राज नियम द्वारा वर्जित है, या बात की जाए जो लोक नीति के विरुद्ध, या बात की जाए जो क्या हो, अनैतिक हो, जो क्या हो भाई, लोक नीति के विरुद्ध हो, जो क्या हो, अनैतिक हो। तो अगर लोक नीति के विरुद्ध हो, अनैतिक हो, तो वो आपके क्या माने जाएंगे, जो ठहराव है उनका उद्देश्य क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध माना जाएगा। या किसी कोई ऐसा ठहराव जिसको मान्यता देना, यानी कि कोई ऐसा ठहराव जिसको मान्यता देने से क्या होता है, जो दूसरे कानून है, मान लो कि जीएसटी एक्ट है या कंपनी एक्ट है या कोई सा भी ऐसा एक्ट है, उसका अगर कानून के कारण अगर प्रभावहीन होता है तो वो ठहराव भी विधि विरुद्ध है। यानी कि जिस ठहराव के कारण, अगर ऐसा ठहराव जिसको मान्यता दी जाती है उसके कारण किसी दूसरे कानून की जो है, जिससे दूसरे कानून, कोई ऐसा ठहराव जिसको मान्यता देने से किसी दूसरे कानून की व्यवस्थाएं प्रभावहीन होती है, यानी फिर उसका जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो ऐसा ठहराव भी क्या है, व्यर्थ है। समझे आप बात को। यानी कि यहाँ मान लो इस प्रकार का अगर मान लो कोई ठहराव है जिसको देने के कारण किसी कानून की जो है, किसी भी कानून की, किसी दूसरे कानून, कोई सा भी कानून है, अगर उसकी जो है मान्यता है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो धाराओं में उल्लेख किया गया है वो प्रभावहीन हो जाती है या वो निष्फल हो जाती है, यानी ये उन धाराओं का फिर कोई औचित्य नहीं रहता है, तो ऐसा ठहराव भी आपका क्या है भाई, विधि विरुद्ध है। या फिर ठहराव जो है कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, यानी कि कोई ठहराव जिसका मान्यता देने से किसी दूसरे कानून की व्यवस्थाएं प्रभावहीन होती हो, या फिर ठहराव जो है आपके कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, या आपने ठहराव ऐसा किया हो किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला ठहराव किया हो, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो, है ना। इस प्रकार के ठहराव व्यर्थ होते हैं। सीधी सी बात है, मान लो आपने किसी व्यक्ति की जो है सुपारी दे दी, ठीक है, मान लो कि मैं सुपारी देता हूं कि उक्त आदमी को जो है टपका दिया जाए, है ना। आपने कहीं सुपारी देना सब सुना होगा ना, अखबार में आता है ना कई बार न्यूज़, आप सोचते हैं कि वो खाने वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा यहाँ, है ना। सुपारी देना, मान लो कि ये, मान लो इस लड़का है जो है इस लड़की की सुपारी दे देता है, ये जो है गैंगस्टर है, ठीक है,
है ना। गैंगस्टर तो अच्छा होता ही नहीं है, तो बुरा है ना। तो ये इस लड़की सुपारी देता है इस गैंगस्टर को कि तू जा इस लड़की को क्या कर दे, मार दे। सुपारी देता है, ख़त्म कर दे इसको, मार दे। बोले क्यों? बोले हाँ क्योंकि इस लड़की ने जो है मेरे से साथ शादी करने से मना कर दिया। ये लड़की बोल रही है नहीं नहीं मैं किसी और से शादी करूँगी। तो इसने इसको सुपारी दे दी, और सुपारी दे करके इसने सुपारी में रुपये लिए 5 लाख रुपये। कितने लाख रुपये लिए? 5 लाख रुपये लिए। 5 लाख रुपये ले लिए, ठहराव कर लिया, 5 लाख रुपये दे। और अब ये लड़का है, ये जो गैंगस्टर है, इस लड़की को मारता ही नहीं है, और इस लड़की की धूम धड़ाके से दूसरे की शादी हो रही है। ये इसको बोलता है अबे मैंने तेरे को 5 लाख रुपए दिए थे। बोले दिए थे तो मैंने कहा लिए, क्या करेगा तेरे? अब ये जाकर के केस तो दर्ज करेगा नहीं कि मैंने उसको मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि ऐसा ठहराव क्या किया गया था, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। और ऐसा ठहराव क्या होता है, जो है व्यर्थ होता है। और सीधी सी बात है, ऐसे ठहराव है इनका उद्देश्य क्या है, कानून विरुद्ध है। और कुछ ठहराव तो इसमें क्या होते हैं, अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, जो तो दंडनीय प्रकृति के होते हैं। उनको तो क्या मिल सकता है, सजा और मिल जाती उल्टे की। आप तो रुपए लेने जा रहे हो, है ना। और ये मान लो कि ये बात करे कि इस लड़के ना, है ना, इस लड़की को कहा कि मार दे, मारने पर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा इसकी सगा। और मान लो कि ये इस लड़की को मार देता है, और इधर ये मारने के बाद ये हत्या है 5 लाख रुपए। बोले किस चीज़ के 5 रुपये? मैंने लड़की को मार दिया। क्यों मारा? तेरे को जेल होगी, मारा है तो। बोला तूने कहा था ना? बोले ना मैंने तो नहीं कहा। अरे कहा था तो तू क्या कर लेगा बता। अब इसको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, सजा तो इसको भी हो जाएगी, दोषी का भागीदार ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको 5 लाख रुपए नहीं मिलेगी। अब ये कोर्ट के द्वारा नहीं करवा सकता, भाई मैंने इसका काम कर दिया, मेरे को 5 लाख रुपए दिलो। सीधी सी बात है ना। तो ये बातें, है ना, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो, या फिर ठहराव जो है आपका अनैतिक हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठहराव क्या अनैतिक हो, लोक नीति के क्या हो, विरुद्ध हो। यानी जैसे मान लो आप रिश्वत से परीक्षा पास करते हो, है ना, रिश्वत दे करके, या पेपर को खरीद करके पेपर पास करना, ऐसे ठहराव होते हैं, लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, है ना। जो आपके किसके ठहराव, लोक नीति के विरुद्ध की अगर बात करें तो, है ना, पेपर खरीदना, है ना, रिश्वत देकर क्या करना, पेपर पास करना, है ना, इस प्रकार ठहराव लोक नीति विरुद्ध होते हैं। और अनैतिक वो ठहराव है जिनको क्या है, अगर मान लो बात करो कि जैसे कि पत्नी को किराए पे देना, अपनी पत्नी को किराए पे देना, ये क्या है, ठहराव अनैतिक ठहराव है ना। तो ऐसे ठहराव है। या फिर मान लो कोई जो है आपका महिला जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, उसको जो है आपने मान लो कि अपना मकान किराए पे दे दिया, तो वो क्या है, अनैतिक है। इस प्रकार के ठहराव क्या है, अनैतिक ठहराव होते हैं विद्यार्थियों। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको है जो धारा 23 में बताया गया है कि ऐसे ठहराव हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है भाई, विधि विरुद्ध होता है, कानून विरुद्ध होता है, और वो क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। इसका उल्लेख धारा 23 में किया गया है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। बात करता हूं मैं आगे निश्चितता, यानी धारा 29 की बात करता हूं, 29 की मैं बात करने वाला हूं। निश्चितता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, यानी जो भी आप ठहराव कर रहे हैं उनका अर्थ क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी ठहरावों का अर्थ क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं होता है या निश्चित नहीं किया जा सकता, वो ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। यानी कि ठहराव का अर्थ निश्चित होना चाहिए। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित नहीं किया जा सकता है, वो ठहराव क्या है भाई, वो क्या है भाई,
व्यर्थ है। यानी निश्चित होना चाहिए। ठहराव का अर्थ क्या होना चाहिए भाई? निश्चित होना चाहिए। ठहराव की बात करें, चाहे ठहराव की अगर मैं नोट करें तो आप लिख सकते हैं, चाहे ठहराव की क्या हो, चाहे ठहराव की शर्तें हो, है ना, शर्तें हो, अर्थ हो, मूल्य हो, मात्रा हो, सुपुर्दगी हो, डिलीवरी कैसे हो, यानी सारी चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। निष्पादन की विधि क्या होगी ठहराव को, है ना, माल की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार से ठहराव को संपन्न किया जाएगा, यानी कि समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? इन बिंदुओं को क्या किया जाना चाहिए? निश्चित किया जाना चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो वो फिर आपका ठहराव क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं, अगर निश्चित है निश्चित की बात करूं, मान लो ये लड़का कहता है कि जो है ये 2 लड़की हैं, ठीक है। अब मान लो ये लड़का कहता है कि मैं या तो इससे या फिर इससे शादी करना चाहता हूं, तो अब इसमें अर्थ क्या है? निश्चित नहीं है कि भाई ये इससे करना चाहता है, इससे करना चाहता है, निश्चित नहीं है। तो ऐसा ठहराव है वो फिर क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि इसको निश्चित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों अगर बात करें, कोई आदमी कहता है कि जो मैं अपनी मोटरसाइकिल है वो बेच रहा हूँ, वो सामने वाला कितने बेचेगा? बोले 50,000 या 60,000 में बेच दूंगा। अब यहाँ कन्फर्म नहीं कि 50,000 में बेचेगा, 60,000 में बेचेगा, तो ये फिर क्या है? आपका जो ठहराव क्या है? व्यर्थ है। यानी इसमें आपने मूल्य निर्धारित नहीं किया कि वो किस मूल्य पर बेचेगा। या फिर मान लो कि कोई व्यक्ति मान लो किसी को देता है, जैसे कि मान लो कि मैं किसी को कहता हूँ कि मान लो ये जो मैं हूँ, ठीक है, और ये जो है मेरा जो है मकान है ना, ये जो है मेरा मकान है, घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं एक व्यक्ति है, ये जो है घर को सजाने संवारने पेंटिंग का वगैरह का काम करता है। मैं इसको कहता हूँ कि जो है मेरे घर को बढ़िया बना दे। ये बोला बढ़िया बना दूंगा, ठीक है, कितने लो? बोला मैं 2 लाख रुपए लूँगा। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपये। मैंने कहा ठीक है दे देंगे तेरे को, लेकिन मेरा घर बढ़िया बनाना जाना चाहिए। अब ये भाई ये घर बनाता है, इस घर को पेंट वेंट करता है ना, डिजाइनर। बोला लो सब बढ़िया, ना भाई अभी बढ़िया काम बना है। बोले तो ना बढ़िया बना। बोले कैसे? मैंने कहा इसके अंदर आना इंटीरियर कर, पूरा एक्सटीरियर कर। बोला इसने, फिर मैंने कहा फर्नीचर फिक्सर्स लगा है ना साइडों में, इस प्रकार से जो है। बोला गुरुजी मेरे तो 2 लाख का फायदा। मतलब बात तो इतना बढ़िया करने की। बोले गुरुजी आपकी बढ़िया की सीमा क्या है? मैंने वो मैं बताऊंगा। यानी कि इसमें अब बढ़िया शब्द का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए मान लो केवल पेंट करना बढ़िया हो सकता है, मेरे लिए उसको केवल पेंट करना बढ़िया नहीं है, यानी उसका अपन अर्थ निश्चित नहीं कर सकते कि गुरुजी के लिए बढ़िया क्या है। सीधी सी बात है। मैं तो इसे पूरा बढ़िया मैं पूरा घर के सारे बोलूँगा ना इसके अंदर ना जो अपने एसी वगैरह सब लगा, बढ़िया कर भाई, घर को बढ़िया करना है ना। तो ये फिर क्या ठहराव क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि इसको क्या है कि बढ़िया शब्द को कोई अपना निश्चित नहीं कर सकते कि बढ़िया, इसके लिए बढ़िया के अलग डेफिनेशन है, मेरे लिए बढ़िया की अलग डेफिनेशन है, तो इसको ये भी ठहराव क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। विद्यार्थियों तो धारा 29 कहती है कि उस ठहराव में निश्चितता होनी चाहिए, कि कन्फर्म होना चाहिए कि भाई सामने वाला क्या चीज़ बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, जो प्राइस है, चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो कोई कार बेचना चाहता, पता ही नहीं कि कार कौन सी बेच रहा है, सामने वाला कर ले कि मैं जो है उसकी वो दूसरी कार को समझ करके जो है ठहराव कर लेता है, लेकिन वो भी व्यर्थ होता है क्योंकि वहाँ निश्चितता नहीं है। तो निश्चितता होनी आवश्यक है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। निष्पादन की संभावना पर बात करते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, निष्पादन की संभावना का मतलब है कि जो आपने ठहराव किया है उसको जो है निष्पादित किया जा सकता है या निष्पादित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो आपने जिस चीज़ को कार्य करने को ठहराव किया है कि भाई ये उक्त कार्य कर देंगे या उक्त चीज़ आपको दे देंगे, उसको जो है पूरा किया जा सकता है, या उसको जो है आपने कॉन्टेक्ट किया है उसको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसको निष्पादित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यदि किसी ठहराव का
यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वो ठहराव क्या होता है? तो ऐसा ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है। और उल्लेख किया गया है धारा 56 में, यानी धारा 56 में कहा गया है यदि किसी ठहराव का जो है निष्पादन करना असंभव हो तो वो ठहराव क्या होता है भाई? व्यर्थ होता है। और आपको पता है कुछ ठहराव ऐसे होते हैं, कुछ ठहराव तो ऐसे होते हैं जिनका निष्पादन करना प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनका निष्पादन करना स्टार्टिंग से ही व्यर्थ होता है। सीधी सी बात, सबको पता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। प्रारंभ से ही क्या होता है? व्यर्थ होता है। जैसे कि मान लो कि ये लड़का इस लड़की को बोले मैं तेरे को जो है आसमान के तारे तोड़ करके ला दूंगा। सीधी सी बात है, ऐसा ठहराव क्या है? व्यर्थ ही है, प्रारंभ से व्यर्थ है। आसमान के तारे तोड़ के ला कर दे दूंगा, ये लड़का इस लड़की को कहता है, तो ऐसा ठहराव क्या है? व्यर्थ है। सीधी सी बात है, इसको क्या नहीं किया जा सकता? निष्पादित नहीं किया जा सकता विद्यार्थियों। या मान लो कोई बोले कि जो है मैं तुमको जो है जादू से जो है या अपने शहर के अंदर जो है खजाना ढूंढ के दे दूंगा, या जो है मेरे पास ऐसी कला है जो मैं तेरे को रातों रात है अरबपति बना दूंगा। यानी जादू से मैं खजाना ढूंढ के, मेरे पास जो है एक छड़ी है, उस छड़ी को जो मैं ऐसा घुमाऊंगा तेरे को जो है जवान बना दूंगा। तो इस प्रकार के जो ठहराव है ना, वो क्या है? स्टार्टिंग में क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। सीधी सी बात है, जिनका निष्पादन करना क्या होता है? संभव होता ही नहीं है। समझे बात को? लेकिन कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो करते समय तो ऐसा लगता है जिनका निष्पादन किया जा सकता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में तो आपके क्या होते हैं? वेद होते हैं। सीधी सी बात है ना? जो स्टार्टिंग में वेद होते हैं और स्टार्टिंग में सीधी सी बात है उनको निष्पादन भी किया जा सकता है। लेकिन बाद में क्या होता है? यानी जो आपने ठहराव किया है, जो प्रारंभ में वेद होते हैं जिनको क्या है करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है। ठहराव करते समय तो, जिनको करते समय तो आपका जो है निष्पादित करना संभव होता है, परंतु परिस्थितियां बाद में ऐसी बन जाती हैं, परंतु बाद में परिस्थितियों के कारण निष्पादन संभव नहीं होता है। यानी बाद में जो है सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनको क्या नहीं किया जा सकता? उनको पूरा नहीं किया जा सकता विद्यार्थियों। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बता चुका हूं आपको कि मान लो कि जो है आपका जो है चीज़ है जिसके संबंध में ठहराव किया, अगर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, सीधी सी उसका क्या हो जाए? अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति ठहराव करता है कि जो है मैं अपनी गाय को बेचने का ठहराव करता हूँ और उसकी गाय क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, गाय खत्म हो जाए। मान लो ये लड़का इस लड़की के साथ शादी करने का ठहराव वगैरह हो चुका है, लेकिन बाद में इस लड़की की जो है मृत्यु हो जाए, तो सीधी सी बात है करते समय तो निष्पादित करना संभव था, ठहराव किया गया, बिल्कुल लड़की सही सलामत थी, शादी की जा सकती। लेकिन बाद में क्या हो गया? स्थिति के कारण, परिस्थितियों के कारण क्या हो गया? ये लड़की जो है इसका अस्तित्व ही नहीं रहा, मृत्यु हो चुकी है। तो अब ठहराव करना जो है उसको पूरा करना जो कि क्या है? संभव नहीं है। यानी कि अगर मान लो विषय वस्तु क्या हो जाए? आपके नष्ट हो जाए, है ना? विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, या फिर मान लो युद्ध के कारण, है ना? अगर युद्ध छिड़ जाए, है ना, तो अगर मान लो तो उसके कारण भी अगर उसको जो है पूरा नहीं किया जा सकता हो, या फिर कोई कानून लागू हो जाए, है ना, कानून में परिवर्तन हो जाए। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि मान लो कोई व्यक्ति ठहराव करता है कि जो है मैं आपको जो है शराब की बोतल है 8 बजे 9 बजे ला कर, लेकिन फिर कानून चेंज हो जाता है, या जो चीज़ें पहले सही थी वे ठहराव बिल्कुल एकदम सही थे, लेकिन कानून उन चीज़ों को अवैध घोषित कर दिया है, या कानून ने लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है, तो उसके कारण भी हो सकता है आपका। या फिर जैसे मान लो कोई किसी
किसी आपने जो है व्यक्ति के साथ ठहराव कर रखा है और वो ठहराव उस समय आपका सही था, वह था, लेकिन बाद में उसको विदेशी शत्रु घोषित कर दिया जाता है, तो वो ठहराव फिर क्या पूरा नहीं किया जा सकता जो है। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो जाती है, जैसे विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, युद्ध के कारण, विदेशी शत्रु होने के कारण, या फिर राजनियम में परिवर्तन के कारण, या राजनियम के कारण लिख दो आप, कानून में जो है बदलाव हो गया है, या कानून ने उन चीज़ों को क्या कर दी है, अवैध घोषित कर दिया हो, है ना। तो ध्यान रखना, तो जिनका आप क्या नहीं कर सकते, उन ठहरावों को जिनको क्या नहीं कर सकते, फिर परिस्थितियों के कारण क्या होता है, उनका निष्पादन संभव नहीं होता है विद्यार्थियों। तो अगर उनका ठहराव है, तो यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना संभव नहीं होता है, तो वो ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। चाहे उनका ठहराव प्रारंभ से हो, कुछ ठहराव तो स्टार्टिंग में व्यर्थ हो जाते हैं और कुछ ठहराव बाद में जो है व्यर्थ हो जाते हैं, जब परिस्थितियाँ इस प्रकार से हो जाती है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों। लेकिन आप जो है इस निष्पादन की संभावना को जो है ये कह करके नहीं टाल सकते कि जो है ना, कि मूल्य बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, इसके कारण जो है निष्पादन की जो है आपकी जो है असंभवता वगैरह नहीं होती है। यानी कि जो है मूल्य बढ़ने, है ना, महंगाई के कारण ठहराव पूरा करना कठिन हो गया है, महंगा हो गया है ना। इस प्रकार के कारण जो है आप जो है ये नहीं कर सकते कि भाई जो है हड़ताल हो गई है ना, इनके कारण जो है आप क्या नहीं कर सकते भाई, किसी ठहराव की जो है संभावना को आप नहीं कह सकते कि भाई इनके कारण अब ठहराव जो है पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, इनके कारण निष्पादन जो है आप जो है इन चीज़ों के कारण जो है निष्पादन की असंभवता व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। इनके कारण आप नहीं कह सकते कि भाई निष्पादन की असमता कब होगी, जब सामने वाली विषय वस्तु नष्ट हो जाए, यानी या फिर युद्ध हो जाए, विदेशी जो है कानून लागू हो जाए, है ना, उसके कारण। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मान लो कि राम ने मान लो ठहराव किया था, ये मान लो इस लड़के ने जो है, ये मान लो इस लड़के को ले लो, इस लड़के ने क्या किया भाई, ये सुनार है ना, सोने का काम करता है, ज्वेलर्स का, है ना, ठीक है। और या ये लड़का जो है इसको ठहराव बोलता है कि मेरी जो है इस लड़की के साथ जो है क्या होने वाली है, इंगेजमेंट यानी सगाई होने वाली है, जो है मेरे को जो है क्या चाहिए भाई, सोने की अंगूठी चाहिए, जो है मेरे को सोने की अंगूठी बना कर दे और मैं इस लड़की को सगाई पे पहनाना चाहता हूँ। ये सुनार बोला सगाई कब है, बोले 6 महीने बाद में है सगाई, ठीक है। और बोले ठीक है कितने रुपए लेंगे, बोला अभी सोना 75,000 का भाव है। सोने का भाव क्या है, 75,000, 10 ग्राम का भाव है, यानी 75,000 रुपये का भाव है। और जो है आपकी अंगूठी है वो मैं जो है 1 ग्राम की बनाऊंगा। कितने ग्राम की अंगूठी, 1 ग्राम की अंगूठी बना दूंगा और उस पर जो है 1 ग्राम की अंगूठी बनाऊंगा और 7,500 रुपये सोने का प्लस 2,500 रुपये मेरी जो है मेहनत है, जो बनाने का आभूषण बनाने के उसके लगा के जो टोटल है 10,000 रुपये लूँगा। कितने रुपए, 10,000 रुपये लूँगा। ये बोला ठीक है 6 महीने बाद मेरे को अंगूठी चाहिए, सगाई है, ठहरा हो गया बिल्कुल। और ये 6 महीने बाद आता है तो ये सोनार मना कर देता है भाई, क्यों, ये कहता है कि जो सोना है उसका भाव है बढ़ गया है और अब जो है आपकी जो अंगूठी है उसके जो है 20,000 रुपये लगेंगी, वो सोने का भाव है वो आपके जो है 1,50,000 रुपये हो गया है। ये बोला सोने का भाव क्या हो गया है, डबल हो गया है, अब तो आपके जो है 20,000 रुपये जो है वो लगेंगे। तो इस प्रकार जो है आप जो ठहराव को क्या नहीं कर सकते, निष्पादन की असंभवता को व्यक्त नहीं कर सकते। ये ठहराव व्यर्थ नहीं है, ये ठहराव आपका जो वैध है, आपको 10,000 रुपये में पूरा करना ही पड़ेगा। आप यानी ये नहीं कह सकते कि भाव बढ़ गए, महंगा हो गया, यानी उनके कारण, या फिर बोले मैं जो है हड़ताल हो गई थी उसके कारण काम नहीं कर पाया, लेकर के नहीं आ पाया, बेचारे की मुश्किल से सगाई हुई है ना,
तो इसीलिए अपन आपको पता है गाँव में आभूषण बनाने अपन पहले ही दे देते हैं, और जिस दिन अपने भाव काट दिए जाते हैं उस दिन की बात हो जाती है। फिर चाहे आपके भाव चाहे 4 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उससे चाहे सस्ते हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप अब तो महंगाई बढ़ गई हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ना, आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी कि मूल्य बढ़ने, महंगाई के कारण, कठिन महंगा हड़ताल, इन आदि तरीकों के कारण अपन ये नहीं कह सकते भाई कॉन्ट्रैक्ट है निष्पादन उसको पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको पूरा करना पड़ेगा। निष्पादन की असमता कब होती है? जब क्या हो जाए, सामने वाला मान लो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, खत्म हो जाए बनाने वाला व्यक्ति, तो फिर आपको है जो दूसरा देखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो बनाने वाला ही खत्म हो गया है ना। तो विषय वस्तु ही खत्म हो जाए जिसका ठहराव किया गया है, या फिर राजनियम पर सरकार जो है सोने के आभूषणों पर रोक लगा दे बनाने पे, है ना, तब आप जो है ये व्यर्थ हो सकता है। लेकिन आप महंगाई के कारण, इनके कारण आप जो है व्यर्थ है वगैरह नहीं करवा सकते। तो कुछ ठहराव तो स्टार्टिंग से क्या होते हैं, प्रारंभ से व्यर्थ हो जाता है, फिर बाद में निष्पादन के असमता के कारण क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कि राम, ये मान लो लड़का कहता है कि जो मैं तेरे को आसमान से तारे तोड़ करके ला करके दूंगा, है ना। तो इस प्रकार के ठहराव क्या होते हैं, आपके प्रारंभ से व्यर्थ होते हैं, क्योंकि ये असंभव कार्य करने के ठहराव वगैरह होते हैं, है ना। और कुछ ठहराव बाद में व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे को पता है 1 घंटे की क्लास है, हो चुकी है, और एक थोड़ा और उदाहरण दे देता हूँ आपके। बाद में जो है ठहराव व्यर्थ हो जाते हैं कैसे, अगर मान लो कि हमारी टीम जो है पावर स्टडी ने जो है किसी बंदे के साथ कॉन्टेक्ट किया कि जो है स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का हम कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, और आप क्या करें, एक जो है हमारे जो है हम नोट्स वगैरह दे रहे हैं, उसको जो है आप क्या कर दें, किताब लिख दें। वाणिज्य की किताब का हमने कांटेक्ट किया कि जो है हमें वाणिज्य की किताब लिख के दे दें, हम आपको जो है उचित भुगतान कर देंगे, है ना। तो वो बात हो गई। लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है, इस जो बात हुई थी जिनसे, है ना, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के कारण अब इस किताब को नहीं लिखा जाएगा उसके द्वारा, तो सीधी सी बात है पुस्तक को लिखा जाना संभव नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यानी ये आपका फिर जो है अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। अनुबंध करते समय तो क्या था, वेद था, क्योंकि ये मौजूद था, लिखने वाला भी मौजूद था, हमारा बिल्कुल सही चल रहा था, अनुबंध वेद था, सब कुछ सही था। लेकिन अब निष्पादन की संभावना नहीं, उसके कारण अनुबंध क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, उसको पूरा नहीं किया जा सकता विद्यार्थियों। और कुछ ठहराव तो प्रारंभ में व्यर्थ होते हैं, जिससे पहले से पता होता है कि इनको पूरा करना संभव ही नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन इतना ही, बाकी आगामी कल अपन जो है इसको आगे देखेंगे, और कुछ और चीज़ों पे अनुबंध अधिनियम 1872 पे प्रस्ताव है, स्वीकृति है, इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।